हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे और रिसर्च एप्टीट्यूड के मेथड्स को हम लोग देख रहे थे। कल हमने हिस्टोरिकल मेथड्स की बात की थी, तो उसमें आपने देखा कि उसके विशेषताएं, उनके दोष, गुण और साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ एवल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मैनेजमेंट भी आपने देखा, यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान प्रबंध के मूल्यांकन के आधार भी आपने देखे, यानी उसके इवेल्युएशन को भी आपने देखा और साथ ही साथ उसके जो स्टेप्स थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और ये जो पूरा आपको टॉपिक बताया जा रहा है रिसर्च मेथड का, ये आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक प्रश्न निश्चित होता है। जो आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 प्रश्न आएंगे, उन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका रिसर्च मेथड से 100% श्योर है। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान दे के पढ़िए। आपके पास जो भी किताबें हैं उसको भी आप पढ़िए और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कराता ही चल रहा हूँ। और किताबों से फ़ायदा इसमें ये होगा क्योंकि ये जो इसमें प्रश्न अब इस समय बनाए जा रहे हैं एनटीए के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप के बना रहे हैं और बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करके उसको बता रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा। अन्य किताबों में हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाए जो यहाँ पे मैंने बताऊँ या यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है, क्योंकि जो भी किताबें आपके पास होंगी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंतर उसमें पाया जाता है। तो इसलिए आप उन किताबों के भी रिसर्च मेथड्स को देखते हुए चलिएगा। और जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको डिटेल तरीके से काफ़ी ढूंढ के यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपको इस पूरे वीडियो को भी देखिए और साथ ही साथ नोट्स जब दूंगा तो पूरा नोट्स को 1 से 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका कठिन भी है और आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। कल आपने ऐतिहासिक के बारे में देखा, आज हम लोग वर्णनात्मक या कहीं कहीं आपको विवरणात्मक अनुसंधान मिलेगा। तो इसे इंग्लिश में ही ज़्यादातर आप रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह के टॉपिक्स या पॉइंट्स को देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड आपने देखा, अब कहीं आपको मिल गया विवरणात्मक या वर्णनात्मक। तो वर्णनात्मक एक प्रकार से आप कर सकते हैं, विवरणात्मक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यही था डिस्क्रिप्टिव। तो इसलिए ये आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि वर्णनात्मक। आपने हिस्टोरिकल में देखा कि उसमें ऐतिहासिकता पे अध्ययन किया जाता है, यानी कि अतीत के बारे में जानकारी करके वर्तमान और भविष्य की कार्य योजना को प्रदर्शित या उसको सुधारा जाता था ऐतिहासिक में। अब वर्णनात्मक में क्या है कि ये आपका उसी का सेम उल्टा है। जो ऐतिहासिक था वो अतीत का करता था, वर्णनात्मक क्या करेगा, ये वर्तमान की स्थिति का वर्णन इसमें किया जाता है। तो सेम उसका उल्टा है। इस अनुसंधान में वर्तमान स्थिति का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है और इसे ही हम लोग वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। यह अनुसंधान आपका अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी अपरिचालित चरों के मध्य मौजूद संबंध है उसका विश्लेषण किया जाता है। इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे आप बात करेंगे या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, मान लीजिए शिक्षण अभिरुचि में या शिक्षा उपलब्धि के बारे में या कोई भी यहाँ पे जो भी आपके पास प्रश्न रहेगा, उसमें जब आप क्या है का प्रश्न करेंगे तो इसका जो उत्तर मिलेगा वही आपका क्या होगा, वर्णनात्मक अनुसंधान होगा। राइट। वर्णनात्मक अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन नहीं करते, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों में आपसी संबंधों को ढूंढने का भी प्रयास करते हैं। साथ ही उसमें भविष्यवाणी भी करते हैं। समझ में आई बात, कि न केवल ये तथ्यों के संकलन की बात करते हैं, बल्कि क्या है, यानी कि क्या कारण है उसके पीछे, उन कारणों को भी ये पता लगाते हैं आपके वर्णनात्मक अनुसंधान। यह अनुसंधान प्रयोगात्मक परीक्षण के स्थान पर व्यवहार के माध्यम से व्यवहार के गुणों की माप की जाती है। व्यवहार और गुणों दोनों की माप की जाती है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक। तो यहाँ पे जो वर्णनात्मक अनुसंधान है ये आपका अवलोकन के द्वारा जो सामग्री उसका विश्लेषण किया जाएगा, फिर उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, फिर उसमें जो सहसंबंधी अध्ययन है उसकी स्थिति को पता किया जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना इसका उद्देश्य है तथा भावी नियोजन व संबंधित परिवर्तन में भी सहायता करना। भावी अनुसंधान यानी भविष्य के जो भी रिसर्च हो रहे हैं उसमें प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, जिससे अनुसंधान को अधिक नियंत्रित व प्रभावी बनाया जा सके, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। उसकी विशेषता की बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान की, तो ये सरल और कठिन दोनों प्रकार का होता है। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। इसमें आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण करने में सावधानी रखा जाता है। साथ ही साथ इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है, यानी कि ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बल्कि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में ये रिसर्च किया जाता है। इसका वर्णन जो है शाब्दिक भी हो सकता है और इसे गणितीय सूत्रों के द्वारा भी प्रदर्शित हम लोग कर सकते हैं। समझ में आई बात कि यह एक समूह के अध्ययन के मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का भी पता लगाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं या पद हैं, चरण हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न आपसे डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान के सोपान या चरण क्या हैं। तो ये डेविड फॉक्स हैं, उन्होंने इसको सोपान या चरण या स्टेप्स को बताया कि सबसे पहले शोध समस्या का चयन किया जाता है कि जो शोध समस्या है ये प्रॉब्लम क्या है उसका सिलेक्शन किया जाता है। फिर सिलेक्शन करने के बाद उस समस्या की पहचान की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर ये समस्या है क्या। जब समस्या आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर उसमें जो लिटरेचर सर्च किए जाते हैं, यानी कि जो उसके लिए उपयोगी साहित्य उसकी खोज की जाती है। जब ये हो जाता है तब अगला जो स्टेप होता है कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन, यानी कि जो सैंपल्स होते हैं किसी मान लीजिए जनसंख्या वगैरह का आपको करना है तो जो रिप्रेजेंट करने वाले सैंपल होंगे उसका भी वहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। जब आपका यहाँ पे सैंपल का सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे उस सैंपल के सिलेक्शन के लिए या उस समस्या के चयन के लिए जो आंकड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो उन आंकड़े या इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करना उसका। फिर जब आंकड़े और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएंगे तो उन आंकड़ों को एनालिसिस करना या उसकी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना। जब एनालिसिस हो जाएगा तब आप लास्ट में जो है उसको शोध लेखन या उसे रिसर्च रिपोर्ट के नाम से या उसे कंक्लूज़न के नाम से जाना जाएगा। समझ में आई बात। वर्णनात्मक अनुसंधान या टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं लेकिन वान डेलन प्रसिद्ध हैं। ये एजुकेशनिस्ट हैं, प्रसिद्ध है एजुकेशनिस्ट हैं वान डेलन। इन्होंने अपने वर्गीकरण को ही प्रदर्शित किया और इन्हीं के वर्गीकरण को सबसे उत्तम माना गया। पहला जो था सर्वेक्षण अध्ययन के द्वारा यानी सर्वे स्टडी करके, दूसरा इन्होंने माना अंतर संबंधों के अध्ययन के द्वारा यानी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, तीसरा इन्होंने माना कि विकासात्मक अध्ययन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग इसका डिटेल करते हैं। सबसे पहला लेते हैं सर्वेक्षण अध्ययन यानी सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडी जो आपका इंग्लिश वर्ड सर्वे शब्द से बना है। सर्वे शब्द की उत्पत्ति होती है सर और वेयर से। सर का मतलब होता है ऊपर से, वेयर मतलब देखना, अर्थात इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब है ऊपर से देखना। ऐसा नहीं कि आप ऊपर बैठ के देखेंगे, इसका तात्पर्य ऐसे यहाँ से नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ें चल रही हैं उस पर निगाह बनाए रखना या अपनी ध्यान को उसी पे रखे रहना। तो ये आपका होता है कि ऊपर से देखना। तो इस सर्वेक्षण में वर्तमान में क्या है ये इसी से संबंधित है, यानी कि जो वर्तमान समय में चल रहा है वो क्या है इसका ये सर्वेक्षण करता है। यानी वर्तमान में सूचना का स्वरूप क्या है इसकी व्याख्या और विवेचन भी इसके द्वारा ही किया जाता है। इसका अर्थ है कि वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए मौजूद परिस्थितियों से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना।
सर्वेक्षण को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, इसमें 3 प्रकार की सूचनाएं हमको प्राप्त हो सकती हैं या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पहला कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति इसका पता लगाने के लिए हमको वर्तमान स्तर का भी निर्धारण करना पड़ता है। दूसरा है कि हम क्या चाहते हैं, क्या वर्तमान स्तर और मान स्तर में तुलना हम चाहते हैं, तो ये सर्वेक्षण के बारे में इससे पता चलता है। और साथ ही साथ हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम चाहते हैं, जो हमारी स्थिति है उसको हम किस प्रकार से चाहते हैं और उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमको वर्तमान स्तर का विकास करना होगा। राइट, क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझना बहुत ज़्यादा, बस ये जानना है कि वर्तमान स्थिति क्या है। मान लीजिए किसी भी केस का या कोई भी आप या जो स्टडी कर रहे हैं, आपने वर्तमान समय में कितने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, तो ये सर्वेक्षण हो गया कि नहीं। कि जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपने या जो भी क्लासेज जो यहाँ पे मान लीजिए पेड कोर्स आपने ज्वाइन किया, तो वो आपसे पूछे कि आपके पेड कोर्स में कितने जो यूनिट्स हैं वो पूरा हो गया, अर्थात कि वर्तमान स्थिति क्या है या कौन सी यूनिट चल रही है, तो वो एक प्रकार से सर्वेक्षण हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात है। और हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि जो वर्तमान स्तर है और जो मान्य स्तर है, क्या इन दोनों के बीच आप तुलना चाहते हैं, यानी कि आप से जो पूछा है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो आप उसको बताना चाहेंगे या ना बताना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या चाहते हैं। हम उन्हें कैसे प्राप्त करें, तो मान लीजिए कि जो भी आपका वर्तमान स्तर चल रहा है वो बोले कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप तीसरे यूनिट्स में, चौथे यूनिट्स में कैसे जाएं, इसका भी यहाँ पे आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण अध्ययन की क्या विशेषता होती है? पहला तो ये कि ये आपका सैम्पलिंग पे डिपेंड होता है और इसमें जो यूज होता है वो है रैंडम सैम्पलिंग, यानी यादृच्छिक चयन, प्रतिदर्श यादृच्छिक चयन। हिंदी में भी देख लीजिएगा, यादृच्छिक चयन। इंग्लिश में आप देख ही रहे रैंडम सैम्पलिंग, और कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वर्ड ही इसका सैम्पलिंग का याद रखिएगा। और जो सर्वेक्षण है इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जनसंख्या के अध्ययन के लिए। जो आपका जनगणना 2011 हुआ तो उसमें सर्वेक्षण अध्ययन का भी प्रयोग किया गया था। वर्तमान स्थिति का अध्ययन इसमें होता ही होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से भी यहाँ पे अध्ययन होता है और साथ ही साथ जनसंख्या की जो यथार्थ विशेषताओं के बारे में भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या के अध्ययन के लिए क्या ज़रूरी है, तो ऑप्शन में आपको मान लीजिए दे दिया वर्णनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं। तो आपके लिए क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान में आपका ये सर्वेक्षण अध्ययन। अब सर्वेक्षण के प्रकार देख लेते हैं कि कई प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। अब इन सर्वे के प्रकारों की बात कर लेते हैं। इसे 5 मुख्य प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि ढेर सारे प्रकार होते हैं। 5 मुख्य में पहला हम लोग विद्यालय का सर्वेक्षण कर लेते हैं। तो इस सर्वेक्षण में आपको जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं विद्यालय की क्षमता और प्रभावशीलता के विकास करने का प्रयास किया जाता है इन्हीं सूचनाओं के आधार पर। तो पहला होता है कि निरीक्षण किया जाए, कुछ प्रश्नावली तैयार की जाती है, उसके माध्यम से वह प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार किसी का कर लिया जाता है और साथ ही साथ उसके मानक का भी परीक्षण किया जाता है। मानक परीक्षण कैसे, कि जो भी कॉलेज या स्कूल की मान्यता के लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं, क्या ये कॉलेज इन मानकों पे खरे उतर रहे हैं, इसका भी परीक्षण किया जाता है। साथ ही साथ रेटिंग स्केल भी की जाती है और स्कोर कार्ड भी दिया जाता है, प्राप्तांक पत्र और आपका मूल्यांकन मापदंड। मूल्यांकन मापदंड को इंग्लिश में कहते हैं रेटिंग स्केल। जैसे आप देखते हैं नैक की ग्रेडिंग होती है, नैक रेटिंग देता है, तो ये भी आपका यहाँ पे देखता है कि कुछ मानक निर्धारित उसने किया है, तो उन मानकों पे जो आपका यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कितना खरा उतर रहा है, इस हिसाब से उसके द्वारा ग्रेडिंग या रैंकिंग आपको दी जाती है।
और उसी हिसाब से आपको वहाँ पे स्कोर कार्ड या प्राप्तांक पत्र भी मिलेगा। अगला है, तो ये आपका एक प्रकार का सर्वे हो गया, सर्वेक्षण हो गया विद्यालय का। अब हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके विश्लेषण का सर्वेक्षण करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग कार्यकर्ता की जो कार्य पद्धति है, उसकी कमजोरी है, उसकी जो अक्षमताएं हैं उनको पहचान करते हैं, और साथ ही साथ ये मानव शक्ति के सर्वोत्तम सदुपयोग की दृष्टि से भी कार्य वितरण इसमें किया जाता है। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति की आवश्यकताओं को निश्चित किया जाता है। अगला है प्रलेखी विश्लेषण। प्रलेखी विश्लेषण यानी कि डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। तो डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में होता है कि जो भी आपके ये अनुसंधानकर्ता के लिए आंकड़े प्राप्त करने हैं, तो इन आंकड़े को प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। इसे विषय वस्तु विश्लेषण, क्रिया और सूचनात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है। प्रलेखी विश्लेषण के अंतर्गत आपका भूतकाल यानी ऐतिहासिक अनुसंधान और वर्तमान यानी कि आपका वर्णनात्मक अनुसंधान, इन दोनों के अभिलेखों का यहाँ पे विश्लेषण होता है। जैसे आपका कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, कविता है, टीवी है आदि भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अर्थात कि जो आपका डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में आपका दोनों का विश्लेषण होता है, ऐतिहासिक अर्थात भूतकाल, वर्णनात्मक अनुसंधान अर्थात वर्तमान काल, दोनों का विश्लेषण इसमें किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण से जो भी त्रुटियां आती हैं चित्रों या शब्दावली में आदि का भी जानकारी यहीं से प्राप्त होता है। अगला जो सर्वेक्षण वो है जनमत सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में मान लीजिए ये आपका औद्योगिक दृष्टि से, राजनैतिक या शैक्षणिक दृष्टि से ये किया जाता है। कोई नेता हो गया, जब वो नेता अपना अनुमान लगाता है या अपने दबाव में आकर निर्णय लेने की जगह जनमत को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, तो इसी जनमत के माध्यम से नेता यह भी जानने का प्रयास करता है कि कितनी जनता या कितने लोग उसके कार्यक्रम के प्रति अपना रुख रखते हैं या कितनी जनता उसको वोट करेगी। तो ये आपका एक प्रकार से जनता के द्वारा जो मत है उसको स्पष्ट करके यहाँ पे जनमत सर्वेक्षण किया जाता है। जनमत सर्वेक्षण में उपकरण के रूप में आपका प्रश्नावली और साक्षात्कार का प्रयोग अधिकाधिक रूप में किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो अलग अलग पत्रकार जो है अपने अलग अलग एनालिसिस प्रस्तुत करते हैं और वो फील्ड में जाके लोगों के विचार को कैमरे और माइक के माध्यम से प्रसारित करते हैं और इससे वो स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए 100, 200, 400 लोगों को का इंटरव्यू उन्होंने लिया, उसके आधार पे वो तय करते हैं कि हाँ किस नेता का माहौल अच्छा है उसके क्षेत्र में या उस क्षेत्र में। अगला है समुदाय पर सर्वेक्षण। तो समुदाय सर्वेक्षण के द्वारा समुदाय के सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इन तथ्यों में आपका ऐतिहासिक हो गया, सरकार व कानून हो गया, जनसंख्या हो गया, तो आदि आते हैं। लेकिन आपका जो समुदाय सर्वेक्षण है उसके सफल प्रयोग हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष निरीक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। इससे जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। अगला है अंतर संबंधों का अध्ययन यानी इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। इसमें अनुसंधानकर्ता न केवल वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करता है बल्कि उन तत्वों को भी ढूंढने का प्रयास करता है जो घटनाओं के संबंध के विषय में समाधान प्रदान कर सकें। अर्थात कि यह न केवल वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण करेगा बल्कि जो वर्तमान स्थिति है उसके पीछे क्या कारण हैं या उसके संबंध में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसका क्या निवारण किया जा सकता है, इसका भी ये अध्ययन करता है। यानी कि आपका ये इंटर रिलेशनशिप अध्ययन में ये सभी यहाँ पे देखे जाते हैं। अब इसके प्रकारों की बात कर लिया जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं: व्यक्ति अध्ययन, कार्यकारण तुलनात्मक अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन। अब यहाँ पे देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है, केस स्टडी उतना नहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी को एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कार्योत्तर, हिंदी में इसे कार्योत्तर या घटनोत्तर
कार्योत्तर या घटनोत्तर। कार्योत्तर या घटनोत्तर तुलनात्मक अध्ययन या अनुसंधान या कार्य कारण अनुसंधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये है आपका सहसंबंधात्मक अध्ययन। तो सहसंबंधात्मक अध्ययन भी एक प्रकार से एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड से ही संबंधित होता है। कोरिलेशन स्टडीज भी इससे रिलेटेड एक प्रकार से होता है। आगे हम लोग इसका डिटेल करेंगे तो सभी की बात करेंगे। यहाँ पे सहसंबंधों में क्या होता है कि अलग अलग चरों के बीच यहाँ पे संबंध स्थापित किया जाता है। चलिए सबसे पहला लेते हैं व्यक्ति अध्ययन। यहाँ पे देखिए केस स्टडी या फिर व्यक्ति अध्ययन इसे कहते हैं। वैसे तो केस स्टडी का होता है स्थिति अध्ययन, लेकिन इसमें व्यक्ति अध्ययन दिया है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे केस स्टडी की बात की गई है, मैन स्टडी नहीं बोला है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे बात किया जाता है कि व्यक्ति अध्ययन सामाजिक कार्यकर्ता या अनुसंधानकर्ता किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने और उसके उपचार को सुझाव देने की दृष्टि से इस अध्ययन को किया जाता है। समझ में आई बात? इस अध्ययन को क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी अनुसंधान करता है या सामाजिक कार्यकर्ता है, किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने के लिए उसके उपचार या उसमें सुझाव को यहाँ पे देता है। इसके अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई या किसी व्यक्ति या परिवार, समूह या समुदाय आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी सामाजिक इकाई को प्रभावित करने वाली अतीत की घटनाओं, अनुभूतियों और वर्तमान स्थिति का वातावरण के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और साथ ही साथ सामान्य की अपेक्षा असामान्य व्यक्ति पर अध्ययन हेतु यहाँ पे ज़्यादा बल दिया जाता है। राइट? इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको भी देख लिया जाए कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सोपान है, क्या क्या चरण है। तो व्यक्ति अध्ययन में सबसे पहले आपको समस्या चयन करना पड़ता है। समस्या चयन यानी प्रॉब्लम सिलेक्शन के बाद आता है अध्ययन के स्वरूप का निर्धारण। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, किस टाइप की कर रहे हैं, जब ये निर्धारित हो जाता है फिर आपका आता है इकाई संख्या का निर्धारण। इकाई संख्या के निर्धारण के बाद जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको व्यवस्थित क्रम में करना। व्यवस्थित क्रम में करने के बाद जो भी तत्व हैं उसकी व्याख्या करना। व्याख्या करने के बाद जो परिणाम निकलेगा उसका विश्लेषण और व्याख्या करना। पुनः परिणामों के बाद आपका आता है निष्कर्ष। राइट? और जो आपके केस स्टडी के सोर्स हैं उसमें आपका है व्यक्तिगत आलेख, जैसे हो गया आत्मकथा, हो गया डायरी, हो गई पत्र, हो गया संबंधित व्यक्ति जैसे माता पिता, पड़ोसी, अध्यापक, ये सभी केस स्टडी में काम आते हैं। जीवन वृत्त आलेख, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति के जीवन की उन घटनाओं का आलेख होता है जिससे सीधे तौर पे वो संबंधित होता है। यानी ये सभी आपके व्यक्ति अध्ययन के सोर्स हैं। और इसमें राजकीय आलेख भी है, जैसे मान लीजिए विद्यालय प्रमाण हो गया, पुलिस या न्यायालय के रिकॉर्ड्स हो गया, उसमें उस व्यक्ति के बारे में डिटेल में दिया होता है। व्यक्ति अध्ययन के टूल्स क्या होते हैं कि एक होता है इसमें प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण साक्षात्कार, मुक्त साहचर्य और वैयक्तिक अध्ययन या प्रपत्र, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके गुण और दोष भी देख लेते हैं व्यक्ति अध्ययन के, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। गुण क्या होते हैं कि ये सामाजिक इकाई का संपूर्ण अध्ययन करती है। और इसके दोष क्या होते हैं कि यह गहन अध्ययन में समय और धन दोनों को इसमें अधिक इन्वेस्ट होता है। और साथ ही साथ दोष में एक और है कि आपका ये आत्मनिष्ठता की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और इसके गुण ये हैं कि आत्मनिष्ठ पक्षों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और दोष यही है कि ज़्यादा पाई जाने की वजह से ही यहाँ पे अध्ययन की पुनरावृत्ति में कठिनाई होती है। जबकि इसके गुण ये हैं कि इसमें दो ही व्यक्तियों को लेके उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला है कार्य कारण संबंध या कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन या कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान। देखिए अलग से आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे कोरिलेट करके हम आपको बताते चलेंगे और ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग 5 से 6 बार प्रश्न कम से कम यही डायरेक्ट पूछा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है। इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, हिंदी में कई बार कार्योत्तर देता है, कई बार घटनोत्तर देगा, कई बार कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन देगा, यानी कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो इस पे आधारित होती है कि किसी घटना या परिस्थिति के उत्पन्न होने का कोई न कोई कारण जरूर होता है। यदि कारण उपस्थित है तो घटना अवश्य घटेगी और यदि कारण अनुपस्थित नहीं है तो घटना नहीं घटेगी। यही आपका है घटनोत्तर या कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन। अर्थात कि जो भी घटना घटित हुआ है उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा, बिना कारण के घटना घटित नहीं हो सकती। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी बात पे आपको झगड़ा हो गया, या मान लीजिए आप घर जाते हैं, जैसे आपके कोई छोटे भाई बहन हो, तो उसमें आप इन चीज़ों को ध्यान से सोचेंगे तो कई चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी कि जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, अगर उनके बीच गलती उसमें यदि दोनों की है तो वो दोनों नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे आप फिर पूछते हैं नहीं कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि जब कोई रोएगा या कोई झगड़ा करेगा तो उसके बीच कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण के प्रभाव हो ही नहीं सकता। यानी कि जब कोई घटना घटित हुई है वो बिना कारण के घटित नहीं होती है। जब घटना का कोई कारण नहीं होगा तो घटना घटेगी ही नहीं। समझ में आई बात? यहाँ से क्लियर हुआ? तो यही आपका है कार्योत्तर, घटनोत्तर या कार्य कारण तुलनात्मक, कि कोई भी घटना घटित हुई तो उसके पीछे कारण कार्य करता है, बिना कारण के घटना घटित नहीं होगी। यही धारणा के आधार पर घटित घटनाओं के निष्कर्ष को आधार मान के विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक विधि से पीछे की ओर जाते हैं और उन कारणों को ज्ञात करते हैं, और साथ ही साथ अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का प्रभावी मिड डे मील के आयोजन के लिए संभावित कारकों का भी पता लगाया जाता है। यानी घटना क्यों घटित हुई इसका पता लगाया जाता है, और साथ ही साथ पीछे की ओर चलते हैं, अर्थात हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो घटना घटित हुई, जैसे आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ, ठीक, जब किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ तो ये व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति आपसे पूछ रहा है क्यों हुआ झगड़ा। अब यहाँ पे देखिए, इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, अप्रायोगिक अनुसंधान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए जब यहाँ पे झगड़ा हुआ इन दोनों के बीच, तो अब ये तो केवल मुंह से बता सकता है ना कि हाँ ये संभावनाएं घटित हुई थी, इस वजह से हो गया, लेकिन ये यहाँ पे दोबारा से करके तो नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अंतर हो जाए, दोबारा से झगड़ा करेगा। तो यही आपका हो गया कि प्रायोगिक अनुसंधान में ये नहीं आते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि जो भी घटनाएं घटित हुई, तो वर्तमान में मान लीजिए ये झगड़ा हो गया, सब शांत हो गए, लेकिन कोई आया, उसको पता चला, फिर वो पूछेगा कि क्या हुआ था, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अतीत में, यानी भूतकाल में। प्रेजेंट में आप झगड़ा वगड़ा सब शांत हो गया है। समझ में आई बात? चलिए आगे आते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में घटना के घटित होने के बाद किया गया अध्ययन होता है। यहाँ पे जो घटनाएं हैं वो घटित हो जाती हैं, फिर उसका अध्ययन किया जाता है कि इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे क्या कारण था। और मान लीजिए घटना घटने के पहले ही अध्ययन कर लेते तो घटना ही नहीं घटित होती। तो ये आपका घटना घटने के बाद की क्रिया होती है जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थात कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग उन अनुसंधानों के लिए होता है जहाँ परीक्षण नहीं हो सकता या नहीं किया जाना। जैसे किशोरों में अपराध वृत्ति,
इनका अध्ययन करना है, या मोटर दुर्घटना का अध्ययन करना है। तो मोटर दुर्घटना का अध्ययन आपको करना है तो आप इसका परीक्षण तो नहीं कर सकते ना मोटर दुर्घटना का, कि चलो भाई जैसे दुर्घटना घटित हुई फिर आप लोग ऐसे दुर्घटना घटा के दिखाओ फिर हम बताएंगे, तो ये तो आप नहीं कर सकते ना वहाँ पे, तो इसलिए ये आपका अप्रायोगिक हो गया। घटनोत्तर अनुसंधान इसे किसने कहा था? तो कालिंजर महोदय ने इसे घटनोत्तर अनुसंधान की संज्ञा दी थी। अगला है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये अप्रायोगिक अनुसंधान है। इसके अध्ययन में आश्रित चर पर स्वतंत्र चर में सहगामी परिवर्तन का निरीक्षण किया जाता है, अर्थात कि इसमें प्रभाव को पहले कारण को बाद में देखा जाता है, यानी जो प्रभाव जिस पे पड़ा वहाँ से कारण तक अध्ययन किया जाता है। तो जो प्रभाव होता है वही आपका होता है आश्रित चर, यानी जिस पे प्रभाव पड़ा। जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षक, कोई लड़का है वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है और शिक्षा का परिणाम आ गया, तो जो परिणाम है ये आपका क्या है? प्रभाव है। और जब वो शिक्षा या लर्निंग कर रहा था तो क्या उसका कारण है। अब अच्छा परिणाम आया तो अच्छा कारण, यानी कारण उसने काफ़ी मेहनत करके वहाँ पे पढ़ाई की थी, यानी कि जो मेहनत करके पढ़ाई ये क्या हो गया? स्वतंत्र चर हो गया। और जो आपका परिणाम हो गया ये आपका आश्रित चर हो गया। आश्रित चर किस पे डिपेंड है? परिणाम किस पे डिपेंड है? उसकी मेहनत पे डिपेंड है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपका ये हो गया आश्रित चर। तो इसमें क्या होता है कि आश्रित चर से प्रारंभ होकर स्वतंत्र चर पे ये समाप्त होता है, अर्थात कि घटना घट जाती है तो वो क्या होगी? वो आश्रित चर में आ जाएगी। नहीं कि प्रभाव किस पे पड़ा वहाँ से लेके क्या कारण था प्रभाव पड़ने का, वहाँ तक का अध्ययन होता है। समझ में आई बात? तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए कोई लड़का सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीने से उसके लंग्स में खराबी आ जाती है। तो जब लंग्स में खराबी आ गई सिगरेट पीने से, तो ये क्या रहा है? प्रभाव रहा है। अब ये प्रभाव क्या हो गया? आश्रित चर में आ गया। और वो क्यों सिगरेट पीना पड़ा उसको, किस कारण से पीना पड़ा? आप समाज में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे पता लगाएंगे कि इसके साथी कौन है, क्या कारण था। तो यही कारण जो है आपके स्वतंत्र चर को परिभाषित करता है। इसमें नियंत्रण का अभाव पाया जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चर पे कोई नियंत्रण नहीं होता। समझ में आई बात? क्योंकि वो प्रभाव का अध्ययन इसमें कर पाता है, प्रभाव के आधार पे कारणों का अध्ययन करता है, इसलिए यहाँ पे नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। यह अध्ययन स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। यह आगमनिक पद्धति पे आधारित होता है, यानी इंडक्टिव मेथड पे आधारित होता है। समझ में आई बात? ये डिडक्टिव पे नहीं, आगमनिक पद्धति पे आधारित होता है, यानी इंडक्टिव पे होता है, डिडक्टिव पे नहीं होता। क्योंकि अनुसंधानकर्ता आश्रित और स्वतंत्र के मध्य संबंधों का अनुमान करते हैं। ओके, अब इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट्स हैं, उसको भी देख लिया जाए। मेरिट यानी गुण, विशेषता क्या है कि सामाजिक, शैक्षिक व नैदानिक समस्याओं के लिए यह विधि उपयोगी होती है। इसमें आश्रित चर अज्ञात होता है, अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चर को इसमें ज्ञात करता है। इसके दोष हैं कि प्रायोगिक अनुसंधान में निम्न स्तर की अप्रायोगिक अनुसंधान विधि है। यादृच्छिकरण इसमें संभव नहीं होता, रैंडमाइजेशन नहीं हो पाता इसमें नियंत्रण का भी अभाव पाया जाता है। इस क्रिया के एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही कारण हो। समझ में आई बात? नेक्स्ट आते हैं सहसंबंधात्मक अध्ययन। सहसंबंधात्मक अध्ययन या दो से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों से संबंधित होता है। अर्थात कि दो या दो से अधिक चर या कोई घटनाएं घटित हुई,
उनके बीच जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है वही आपका सहसंबंधात्मक अध्ययन या कोरिलेशन स्टडी होता है। जैसे यह आपका कार्य कारण संबंध को समझने की दृष्टि से भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि अनुसंधानकर्ता शारीरिक व मानसिक विकास के संबंध में अध्ययन करना चाहता है तो वह सहसंबंध अध्ययन का उपयोग करेगा। वान डेलेन ने माना कि सहसंबंध विधि का प्रयोग दो चरों में संबंध की सीमा निश्चित करने के लिए करते हैं। यह तीन प्रकार क्या होता है, एक आपका धनात्मक संबंध, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य संबंध। धनात्मक में ये होता है कि जब एक चर का बढ़ा हो, यानी एक चर में वृद्धि हो तो दूसरे में भी वृद्धि हो, एक में कमी हो दूसरे में कमी हो, तो कौन सा हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नकारात्मक में या ऋणात्मक में आपका जब एक चर में वृद्धि हो तो दूसरे में कमी हो, और दूसरे में कमी हो तो एक में वृद्धि हो, तो ये आपका होता है ऋणात्मक। शून्य सहसंबंध में क्या होता है, इसमें होता है कि एक चर का घटाव या वृद्धि का दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी कि एक का चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसके वृद्धि होने से उस पर कोई प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं होता है। अगला है कि सहसंबंध की मात्रा, तो जो इसका सहसंबंध का मान है वो +1 से लेके -1 तक होता है। शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थिति में इसका मान पूर्ण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात है। शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थिति अगर आए तो इसका जो मान है वो +1 या -1 एकदम पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। इसका उपयोग क्या है, इस अनुसंधान का उपयोग उपकरणों को तैयार करने में, उसकी विश्वसनीयता और वैधता को जांच करने में होता है। शिक्षक की सफलता की भविष्यवाणी करने में, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शैक्षणिक सफलता की भविष्यवाणी करने में, अनुसंधान में विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष निकालने में किया जाता है। अगला है विकासात्मक अध्ययन, जो थर्ड है विकासात्मक अध्ययन। ये थर्ड आपका कहाँ से है विकासात्मक अध्ययन, तो आपका वर्णनात्मक अनुसंधान में आपने देखा था। यहाँ पे आइए हम वर्णनात्मक में आपको ले चलते हैं। इसके प्रकार में देखिए, सर्वेक्षण को हमने देख लिया था, अंतर संबंधों की आपने देख लिया। सर्वेक्षण में आपने देखा था कि इसे भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया था, लगभग 5 प्रकार थे। अंतर संबंधों में आपने देखा 3, व्यक्ति अध्ययन और कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, और आपका तीसरा जो था वो है सहसंबंधात्मक अध्ययन। अब इसका जो वर्णनात्मक अनुसंधान का तीसरा प्रकार है वो है डेवलपमेंटल स्टडी, यानी विकासात्मक अध्ययन। विकासात्मक अध्ययन पे हम लोग आते हैं। यह केवल वर्तमान स्थिति या पारस्परिक संबंधों को ही स्पष्ट नहीं करता, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि समय व्यतीत होने के साथ इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता काफ़ी लंबे समय तक चरों के विकास का भी अध्ययन करता है, अर्थात कि समय के साथ जो भी उन चरों में परिवर्तन हुए हैं, इन सभी का अध्ययन आपका डेवलपमेंट स्टडी में होता है। इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, या 3 प्रकार होते हैं। एक आपका है अनुदैर्ध्य अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन को लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी भी कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में बच्चों के विकास की स्थिति का अध्ययन थोड़े थोड़े समय अंतराल पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक समूह के बालकों का अनेक चरों से सहसंबंध का अध्ययन करके 12, 13, 14, 15 या 16 वर्ष की आयु का रेखाचित्र प्रस्तुत करना, यह आपका विकासात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि है। दूसरा है प्रतिनिध्यात्मक या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देखिए आपका बीएड वगैरह में ये आपको देखने को मिलता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो इस प्रकार के अध्ययन में एक ही बच्चे अथवा समूह का वर्षों तक अध्ययन करना होता है। तो अध्ययन करने की जगह बल्कि यहाँ पे एक
व्यक्ति या एक समूह का वर्षों तक अध्ययन होता है, किसमें होता है? अनुदैर्ध्य में। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 साल तक एक ही बच्चे या एक ही समूह का अध्ययन करने के बजाय यहाँ पे एक ही समय में विभिन्न आयु के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कि यहाँ पे समय निर्धारित किया जाता है और अलग अलग बच्चों की अलग अलग उम्र का अध्ययन किया जाता है। समझ में आई बात? जैसे 9 वर्षीय बच्चे का 7 वर्षीय बच्चे से ज़्यादा लंबे होना। समझ में आई बात? लेकिन समय और श्रम की बचत के कारण प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है और अनुसंधानकर्ता कम समय में आवश्यक आंकड़े इसमें एकत्रित कर लेते हैं। और ये लास्ट है आपका विकासात्मक का ट्रेंड स्टडी, यानी प्रवृत्त अध्ययन या उपनत अध्ययन। इसमें होता है कि विशिष्ट चरों के द्वारा किसी विशेष जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, इन आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान की व्याख्या, वर्तमान उपनत या वर्तमान प्रवृत्ति की व्याख्या करना और उसका वर्णन करना होता है। ठीक, तो इसमें इतना ही। तो देखिए, जो भी आपको ये कराया जा रहा है ये आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल तरीके से और एक एक करके हम करा रहे हैं ताकि आपको आगे कोई परेशानी न देखनी पड़े। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।